नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम मनोहर लाल को अवार्ड मिला है। कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से सीएम को सम्मानित किया गया। एशिया वन मैगजीन की तरफ से यह अवार्ड मिला है। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल को अवार्ड मिला है। कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से मुख्यमंत्री को किया गया सम्मानित। सीएम मनोहर लाल को मिला अवार्ड। कोविड कमिटमेंट अवार्ड 2020-21 से मुख्यमंत्री को किया गया है सम्मानित। एशिया वन मैगजीन की तरफ से यह अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हाल ही में हुए बिन मौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर फसलों के नुकसान पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सदन में सभी विधायकों से अपील करी है कि वो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें। प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है। किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूं 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में, डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में, और उन्हीं में फिर पानी भरता है, सरकार उसका मुआवजा दे। तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वहां फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। तो ऐसे कुछ विषय ये मुझे दोनों ध्यान में आ रहे थे। एक विषय अभी हमारे सदस्य श्री अभय सिंह जी ने उठाया था, गैलरी में कुछ लोग आए थे, तो ये बात ठीक है, ऐसी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैंने सारा उसमें से जो जानकारी ली है, तो हमारे यहाँ अपनी रूल बुक में तो ऐसा कोई नियम कहीं भी मुझे पढ़ने को मिला नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में ये सारी बातें हैं लिखी हुई। सुन लीजिए, कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में है। विजिटिंग गैलरी का वहां भी उल्लेख नहीं है किसी प्रकार के कोई किसी प्रकार की बात का। ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू सिक्योरिटी पर्संस। सिक्योरिटी वाले जो बाहर से लोग आते हैं उनको एक वर्बल इंस्ट्रक्शन है कि ये करना, ये नहीं करना। मेरा तो निवेदन ये है कि हमको इसमें अपने यहाँ जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है उसमें एक चैप्टर विजिटर गैलरी का भी बना लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है विजिटर गैलरी के लिए, ये बताना चाहिए। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र विकास और विनियम 1975 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में 7A का उल्लंघन करके रजिस्ट्रियां करवाने की बात विपक्ष ने कभी भी सरकार को नहीं बताई, बल्कि सरकार ने स्वयं इस पर संज्ञान लिया। वहीं वर्ष 2010 से 16 तक की जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही साथ कहा कि जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
धारा है जिसके अंतर्गत कोई भी शहरी एरिया के अंदर जब रजिस्ट्री कोई व्यक्ति कराता है अपनी जमीन की, तो उससे पहले एनओसी उसको लेना पड़ता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग से। ये एक्ट वास्तव में 1975 में बना था सबसे पहले। उसमें एक 7A धारा ये जोड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर उसके कुछ प्रावधान बदलते रहे हैं। पहले ये प्रावधान वेकेंट लैंड और 2.5 एकड़ तक की अगर जमीन की रजिस्ट्री होती है उससे नीचे तो ये 7A लेना पड़ता था, लेकिन पहले इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है कि लगातार उस पर ये प्रैक्टिस चलती रही कि कभी भी किसी ने इन रजिस्ट्रियों को करते समय 7A का एनओसी नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब हमें पता लगा, जब हमारी सरकार आई, तो हमने कहा कि नहीं, ये एनओसी लेना चाहिए, अदरवाइज एक जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वो मशरूमिंग उसकी बढ़ रही है और हर शहर में लगातार वो कॉलोनीज बढ़ रही है। हमने उसमें थोड़ा प्रावधान ये किया कि 2.5 एकड़ की बजाय उसका एरिया कम किया जाए, क्योंकि 2.5 एकड़ तो कोई भी अपने कोई छोटे मकान के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए कोई भी नहीं कराएगा। 2.5 एकड़ बहुत जमीन होती है। इसमें जो फार्मर्स थे, जो शहरी एरिया के अंदर जो खेती वाली जमीनें भी है, वो भी उसके अंदर आ गई थी, तो उसको विचार करके उसका एरिया हमने 2। बजट सत्र के 8वें दिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने सदन के सदस्यों की जल भराव से संबंधित उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 450 करोड़ रुपए के बजट की एक योजना तैयार की है और हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को यह अधिकार भी देने जा रही है कि वो अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर सके। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो प्राप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करेंगे। जहां मोहम्मद इलियास जी ने कहा कि मेवात में मुआवजा खरीफ का नहीं मिला, मैं बताना चाहूंगा 13 करोड़ 54 लाख रुपया पिछली जो 2022 की क्रॉप लॉस, 2021 खरीफ की क्रॉप लॉस। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो प्राप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करेंगे। जहां मोहम्मद इलियास तो रिपोर्ट को कर सकेंगे ऑनलाइन अपलोड, किसानों के लिए स्पेशल यहां पर योजना बनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से किसानों को समस्या ना हो सके। चंडीगढ़ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में भिवानी और नारनौल एयर स्ट्रिप के स्टेटस की अपडेट्स लेने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान बैठक में जहां पिछले टारगेट को लेकर के अधिकारियों से जवाब तलबी की गई, तो वहीं चालू किए गए कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, हैंगर, वीआईपी लॉन्च और गार्ड पोस्ट की ड्राइंग का गहनता से अध्ययन किया है और रनवे की ग्रेडिंग के कार्य को 33,000 केवी पावर लाइन को शिफ्ट करने से संबंधित सवाल भी पूछे। इतना ही नहीं, अतिरिक्त हैंगर, लिंक टैक्सी, टैरक और एटीसी टावर आदि को लेकर के भी अधिकारियों से फीडबैक लिए गए हैं और सभी कार्यों की टाइमलाइन देते हुए उन्हें पूरा करने के अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो डिप्टी सीएम ने एक अहम बैठक का आयोजन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जल्द से जल्द उन्हें जो टाइम दिया गया है उसके अंदर ही पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने हर एक स्टेटस का अपडेट लिया है कि आखिरकार क्या कुछ काम चल रहा है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। हाल ही में गुरुग्राम के दिग्गज विधायक रहे उमेश अग्रवाल भी आप में शामिल हुए। उमेश अग्रवाल से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने खास बातचीत की। आप में शामिल होने का फैसला क्यों लिया उमेश अग्रवाल ने, आइए आपको बता देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो गलत नीति, जहां एक तरफ पंजाब सरकार में, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, वहीं अब बीजेपी के अंदर भी जो है वो भगदड़ मचनी अब शुरू हो गई है। और इसी के चलते गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल जो है वो आम आदमी पार्टी में 3 दिन पहले जो है शामिल हो गए हैं। और आज हम उन्हीं के पास हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश जी, बीजेपी छोड़ने का मकसद और आम आदमी पार्टी में आने का मकसद? बीजेपी छोड़ने का मकसद कोई नहीं है। बीजेपी की जो अंदर जो कुरीतियां आ गई है, जो दुराव आ गया है, वो है। आज कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है भाजपा में। आज मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं। गुड़गांव की बात हो चाहे पूरे हरियाणा की, आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। यही सबसे प्रमुख कारण है आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सम्मानित कार्यकर्ता रहना नहीं चाहता। अच्छा, बीजेपी में आप रहना नहीं चाहते थे वो जानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? आम आदमी पार्टी की नीतियां जो आम आदमी के पक्ष की हैं वो इसका प्रमुख कारण है। कार्यकर्ता का जो सम्मान है वो इसका प्रमुख कारण है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन का नाम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नाम है। यही कारण है कि मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हूँ। कहीं इसका कारण तो ये तो नहीं है कि अभी पंजाब में इतनी भारी मतों से जो है आम आदमी पार्टी आई है, तो सोचा कि क्यों ना अब आम आदमी पार्टी में जाकर थोड़ा अपना सिक्का जो है वो आजमा लिया जाए? बात सिक्का आजमाने के नहीं है, लेकिन ये कारण है कि आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में आगे बढ़ रही है। केवल पंजाब में ही क्यों, गोवा में खाता खुला है और जगह पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी आज पूरे देश के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में माननीय अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और अनेक पार्टियों के लोग छोड़ करके उसमें शामिल होंगे। तो अनेक कारण है इस बात के। 2.5 साल पहले की बात करेंगे। 2.5 साल पहले का आपने जिक्र अभी ये किया कि बीजेपी ने जब मुझे टिकट नहीं दी तो उसके बावजूद मैंने कोई भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपने खुद अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा, नामांकन भरवाया और उसके बाद वापस ले लिया। कारण? सभी कार्यकर्ताओं का दबाव था कि नहीं हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर हमने विचार किया, क्योंकि वो अंतिम दिन टिकट डिक्लेयर हुई थी और हमने अपने चुनाव लड़ने की तैयारी की हुई थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि टिकट कटेगा, तो लेकिन सबने विचार किया कि नहीं भाई चुनाव लड़ेंगे। गुस्सा था सबके अंदर, आक्रोश था पार्टी के प्रति, लेकिन मैंने नामांकन भर के फिर उनको धीरे से समझा के, ठंडा करके उस बात को समझाया और फिर हमने नामांकन वापस लिया कि पार्टी के खिलाफ हमें नहीं जाना है। लेकिन पार्टी ने उसके बाद भी, मुख्यमंत्री जी ने मंच पे कहा था कि हम सभी का सम्मान करेंगे, सबको सम्मान देंगे, और पार्टी ने जिस तरह से जातीय की सरकार ने, उस कारण से पार्टी छोड़ना तय हो गया था। अच्छा, अब चुनाव मानेसर और गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव है, उसमें आम आदमी पार्टी की किस तरीके की भूमिका जो है वो रहने वाली? पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और हम दोनों नगर निगमों में जीत का परचम लहराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, आगे क्या जिम्मेदारियां जो है वो आम आदमी पार्टी ने फिलहाल आपको दी? मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में शामिल हुआ हूँ और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उमेश अग्रवाल, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो जो है अपनी जिम्मेदारियों पर आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे और किस तरीके से बीजेपी को छोड़ने का जो मकसद उनका था वो भी उन्होंने संक्षेप से हमें बताया। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग की थी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सिद्धू ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने इसकी मांग करी थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है।
नेशनल वैक्सीनेशन डे के अवसर पर गुरुग्राम में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की, जहां छोटे छोटे बच्चों ने बिना डरे टीका लगवाया। आपको बताते चले गुरुग्राम में 82 सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर 200 बच्चों को पहली डोज लगाई गई है। तो बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है और बढ़ चढ़ करके यहाँ पर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को ला करके वैक्सीनेशन लगवाई और बच्चों ने बिना डरे वैक्सीन लगवाई है। तो 200 बच्चों को ये वैक्सीन लगाई गई है। गुरुग्राम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों ने बिना डरे वैक्सीन लगवा ली है। खबर फतेहाबाद से है, जहां रोडवेज डिपो परिसर में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इस दौरान गेट मीटिंग में सैकड़ों रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहे। ये मीटिंग 28 और 29 मार्च की देशव्यापी हड़ताल को लेकर की गई है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता सरबत सिंह पुनिया ने कहा कि देश और प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी नीति लागू कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से कर्मचारी काफी नाराज हैं। तो आपको बताते चले रोडवेज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग करी और इसमें फैसला लिया गया है कि आने वाले 28 और 29 मार्च को जिस तरीके से हड़ताल की जाएगी, आखिरकार उसमें क्या कुछ नीति रखी जाएगी और किस तरीके से हड़ताल होगी। तो सरकार की नीतियों के विरोध में यह हड़ताल की जा रही है। निजीकरण नहीं चलेगा, संजय मोर्चा जिंदाबाद, संजय मोर्चा जिंदाबाद। ये जो हड़ताल 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे देश के करोड़ों लोग हड़ताल में शामिल होंगे और हरियाणा प्रदेश के लाखों कर्मचारी मजदूर इस हड़ताल में शामिल होंगे और वहीं पर हरियाणा रोडवेज के जो 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं वो समस्त पूर्ण हड़ताल करके समस्त बसों का पूर्ण चक्का जाम करेंगे। जो 28 और 29 मार्च की जो हड़ताल है, इसकी तैयारी में 4 जीप जत्थे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कर्मचारियों में इस हड़ताल के प्रति भारी गुस्सा है और सरकार की जो नीतियों के प्रति भारी गुस्सा है, क्योंकि लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी मजदूर तमाम तरह के लोग, उसके बावजूद भी सरकार जबरदस्ती निजीकरण की नीतियां प्रदेश की जनता पर, प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर थोप रही है। संजय मोर्चा जिंदाबाद, संजय मोर्चा जिंदाबाद, संजय मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मांग लागू न करने वाली सरकार। नागल चौधरी में प्रदूषण से फैली सिलोकोसिस बीमारी से परेशान होकर क्षेत्र के लोगों ने उपायुक्त से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों को तत्काल आयुष्मान कार्ड और सिलोकोसिस बीमारी का कार्ड जारी किया जाए। वहीं उपायुक्त ने लोगों को कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। महेश भाई हैं, इनको सिलोकोसिस नाम की बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। के लिए हम डीसी साहब के पास आए थे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है। नायब सिंह सैनी साहब जब मंत्री थे तो उन्होंने लॉन्च की थी कि 4,000 रुपये इस बीमारी के लिए हर महीने पेंशन दी जाए रोगी को और इसका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए ताकि इसको जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार से मिलती हैं वो मिले। शासन ने डीसी साहब ने हमें कल तक का आश्वासन दिया है, उसके बाद जो भी हम इसके ऊपर हाई अथॉरिटीज़ को जाना हुआ तो वहाँ पे जाए। बेटियां भी अब बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं है, भले ही वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का। जी हां, सिद्ध करके दिखाया हरियाणा और राजस्थान की महिला पहलवानों ने। आपको बताते चले लोहारू के बहल में 3 दिनों तक चले महिला कुश्ती के महाकुंभ में हरियाणा और राजस्थान की महिला पहलवानों का दबदबा देखने को मिला। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलों में महिला पहलवानों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती में भारी संख्या में दर्शकों को जोड़ा, बल्कि भविष्य में होने वाली ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं के लिए भी खुद को आगे बढ़ाया। लगभग BRCM में 2018 में एक टूर्नामेंट हमने करवाया था
वो वास्तव में सफल रहा था। तो मुझे पूर्ण उम्मीद थी कि ये भी एक टूर्नामेंट बड़ा सफल रहेगा। और ये जो महिलाओं की ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी कुश्ती जो चैंपियनशिप है यहाँ दूसरी बार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने आयोजित की। इससे पहले वेस्ट कॉलेज में आयोजित की थी, वहाँ भी एक बड़ी सफल आयोजन रहा था 2019 में, और ये 2022 में अब BRCM के अंदर हमने आयोजित की। तो मैं मानता हूं कि शायद कोई भी एक भी प्रोटेस्ट यहाँ किसी प्रकार का नहीं हुआ और न ही किसी का कोई विवाद रहा। तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा सक्सेसफुल कंपटीशन कोई। खबर रतिया से, जहां गांव रत्ता खेड़ा में 88 मरले जमीन का इंतकाल किए जाने को लेकर के ग्रामीण ओम प्रकाश ने रतिया तहसील परिसर के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया। साथ ही साथ पटवारी और कानूनगों पर पैसे मांगने के आरोप लगाए। कहा कि पैसे मांगने वालों को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ओम प्रकाश ने आगे कहा कि 88 मरले जमीन का गांव की पंचायत को दान दे दी गई है, जिसका इंतकाल करने को लेकर के पटवारी और कानूनगो अब रिश्वत की मांग कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने लोगों को इंतकाल कर दिया, मेरे नहीं करे, आज महीना हो गया मेरे को। कितनी की जमीन का इंतकाल है? 88 मरले है, सिर्फ 88 दान की जमीन है। कोई दान की आपने दान दी है, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगी पंचायत को। ठीक है, तो उसकी अभी तक इंतकाल नहीं हुआ? हाँ, इंतकाल नहीं करे, उस बाद में मेरे लोगों को कर दिए। कौन मना कर रहे हैं इंतकाल के? इंतकाल एक तो कानून वो है अड़ोली का गुरमेल, वो पैसे मांग रहे हैं, मेरे साहब ने मांगे। कितने पैसे मांगे? वो नहीं मांगे, कहते तो पैसे नहीं देता। ठीक है, ये कहीं पैसे नहीं मांगे, झूठी बात। मनीष कहता है आज कल हो। मनीष कौन है? पटवारी है साहब। चरखी दादरी में झुंझुनू कला ब्लॉक के ग्राम सचिव पर खंड की एक दर्जन ग्राम पंचायत के खातों से 91 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है। साथ ही साथ ग्राम सचिव पर पंचायत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने का भी आरोप है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर झुंझुनू कला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में व्यक्ति जो भी शामिल होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, आरोपी ग्राम सचिव के पास 6 गांवों का चार्ज था। तो वहीं आपको बता दें 91 लाख रुपए के गबन का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्राम सचिव पर गबन का आरोप लगा है। पंचायत अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। अमित के खिलाफ जो ग्राम सचिव है और इसमें जो दरखास्त प्राप्त हुई थी उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें 409, 467, 68, 471 और 120, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज है। ग्राम सचिव पर गबन का आरोप लगा है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। 91 लाख रुपए के गबन का आरोप यहां पर लगा है। चरखी दादरी की एक खबर आपको हम बता रहे हैं। $91 लाख रुपए के गबन का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ग्राम सचिव पर गबन का आरोप लगा है और फर्जी हस्ताक्षर करने के भी यहां पे आरोप लगे हैं। तो 91 लाख रुपए के गबन का ये जो पूरा मामला है, खबर भिवानी से आपको बता देते हैं, जहां पर सीआईए टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां आपको बताते चले, सीआईए टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला
गारनपुरा खुर्द का है, जहां सीआईए स्टाफ की टीम ने गन पॉइंट पर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्तौल समेत एक डोगा बरामद किया है। सीआईए के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने 3 गाड़ी चालकों से पिस्टल पॉइंट पर रुपए छीने थे। वहीं सीआईए की टीम ने आरोपियों को मान्य न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर हासिल किया है। फिलहाल सीआईए की टीम ने आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।